नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों के सामने हम पुनः ये साइंस का पार्ट आप लोगों के सामने लाए हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे हैं। और चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत परिपथ में 3 बल्बों जैसे A, B और C जिन पर क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट अंकित है को एक विद्युत स्रोत से समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। बल्बों की चमक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होने की संभावना होगी? ऑप्शन ए, सभी बल्बों की चमक समान होगी। ऑप्शन बी, बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी। ऑप्शन सी, बल्ब बी की चमक ए की अपेक्षा अधिक होगी। ऑप्शन डी, बल्ब सी की चमक बल्ब बी की अपेक्षा कम होगी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बल्ब बी की चमक बल्ब ए की अपेक्षा अधिक होगी। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो इसे हम बता भी देते हैं आप लोगों के सामने। इसे मान लीजिए जितने भी बल्ब हैं वो सब एक ही वाट के हैं, जैसे एक ही वोल्ट के हैं। जैसे भारत में 220 वोल्ट का चलता है, तो समांतर क्रम संयोजन में वोल्टता सभी बल्बों में समान होगी। अतः अधिक शक्ति होने से अधिक चमक उत्पन्न होगी। अतः चमक का क्रम सही होगा, जिसे सी का वाट ज़्यादा होगा बी की तुलना में, बी का वाट ए की तुलना में ज़्यादा होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बालिका जादुई दर्पण के सामने बैठी है। वह देखती है कि उसका सिर वास्तविक आकार से बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार तथा पैर, टांगें वास्तविक आकार से छोटी हो गई है। जादुई दर्पण में विभिन्न दर्पणों के संयोग का क्रम ऊपर से नीचे की ओर है। पहला ऑप्शन ए, समतल, उत्तल और अवतल। ऑप्शन बी, उत्तल, अवतल तथा समतल। ऑप्शन सी, अवतल, समतल तथा उत्तर। ऑप्शन डी, उत्तल, समतल तथा अवतल। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालिका क्या है, सामने शीशे के सामने बैठी है, जादुई दर्पण है वो। ठीक, उसका सिर वास्तविक टांगे से बड़ा, मतलब अवतल में जो छोटी चीज़ है बड़ी दिखाई देती है। और समतल इसीलिए इसका जो है मध्य भाग एकदम समान दिख रहा है। और उसका पैर जो है वास्तविक आकार से छोटा दिख रहा है, तो छोटा उत्तल में दिखता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए है। ए, विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का प्रयोग होना चाहिए। डी, विभक्त वलयों तथा ब्रूसों का प्रयोग आवश्यक है। सी, एक अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का होना आवश्यक है। डी, एक आयताकार पास मतलब तारे से बने का प्रयोग होना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है, विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का प्रयोग होना आवश्यक है AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए। जैसे इसके बता दें आपको, AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का प्रयोग आवश्यक है। विभक्त वलय द्विक परिवर्तक के प्रयोग से बाह्य परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा सदैव एक ही दिशा में परिवर्तित होती है, यानी आर्मेचर कुंडली के पूर्ण घूर्णन के दौरान जो करंट होगा वो एक ही दिशा में परिवर्तित होगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जल विद्युत संयंत्र में ऑप्शन ए, एकत्र जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सी, जल से विद्युत का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन डी, जल को विद्युत में बदलने के लिए पहले भाप में बदला जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग पिछले भी पार्ट में पढ़ चुके हैं और घुमा के क्वेश्चन दिया रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो जो पार्ट था वो 2019 का था, ये जो पार्ट है वो 2018 का साइंस का पार्ट है, साइंस पोर्शन है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप हमारा पुराना वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके वो ज़रूर देख लें, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मैंने बताया भी था, जल विद्युत संयंत्र में जल की गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एकत्रित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब जल को जल विद्युत संयंत्र में ऊंचाई से टारबाइन पर गिराया जाता है तो जल की स्थितिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण टारबाइन घूमता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत का उत्पादन होता है। एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आप बड़े बड़े बांधों पर यही जल विद्युत संयंत्र पाएंगे। ठीक, अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजीएस्ट है, आप लोग अगर समझना चाहेंगे समझ सकते हैं। विद्युत शक्ति का एक मात्रक निम्न भी है, मतलब विद्युत शक्ति का कई मात्रक, यहाँ पे क्या क्या मात्रक दे रहा है आप ये देखिए। ऑप्शन ए, वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी, वाट सेकेंड।
ऑप्शन डी जूल सेकेंड। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी एक्सप्लेनेशन करते हैं आखिर क्या इसमें कैसे ये होगा। ऑप्शन ए एकदम सही। वोल्ट एम्पियर भी विद्युत शक्ति का एक मात्रक है, चूँकि शक्ति बराबर क्या होता है V गुणे I, अतः शक्ति का मात्रक वोल्ट गुणे एम्पियर होगा। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा? ठीक, ऑप्शन ए दिया है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी दिया है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप 10वीं की साइंस उठा के पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी ढंग से मिल जाएगा और ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आप लोग लगातार हमारे साइंस वाले पार्ट से जुड़े हुए हैं, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा दरपट से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा। किसी बिंब का वास्तविक एवं समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। ठीक, अगला आ जाए अगले क्वेश्चन पे। व्यावसायिक विद्युत मोटरें उपयोग नहीं करती हैं। ठीक है, विद्युत मोटर जो होती हैं व्यावसायिक वाली वो क्या उपयोग नहीं करती हैं? आइए 4 ऑप्शन दिया है, समझते हैं। ऑप्शन ए, आर्मेचर के घूर्णन हेतु एक विद्युत चुंबक को, ऑप्शन बी, विद्युत धारावाही कुंडली में चालक तार के बहुत अधिक संख्या में फेरे, ऑप्शन सी, आर्मेचर के घूर्णन हेतु एक अस्थायी चुंबक, या ऑप्शन डी, एक नर्म लोहे क्रोड जिस पर कुंडली लपेटा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है आर्मेचर के घूर्णन हेतु एक अस्थायी चुंबक का उपयोग जो है व्यावसायिक मोटरें नहीं करती हैं। ठीक, कैसे? आइए बात करते हैं। व्यावसायिक विद्युत मोटर में आर्मेचर के घूर्णन के हेतु एक अस्थायी चुंबक का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसके स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अब अगला आते हैं अस्थायी। ये विद्युत मोटर है तो विद्युत मोटर में अस्थायी चुंबक ना लगा के विद्युत चुंबक लगाएंगे। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एकदम सही है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इजीएस्ट हो सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के निशान का रंग लाल होता है। एक दूरी से आसानी से देखे जा सकते हैं क्योंकि अन्य सभी रंगों की अपेक्षा लाल प्रकाश, ऑप्शन ए, धुएं और कोहरे द्वारा ज़्यादा प्रकीर्णित होते हैं, ऑप्शन बी, धुएं और कोहरे द्वारा कम प्रकीर्णित होते हैं, ऑप्शन सी, धुएं और कोहरे द्वारा ज़्यादा अवशोषित होते हैं, ऑप्शन डी, वायु में तीव्रता से गति करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें, वायुमंडल में हवा के कण तथा दूसरे सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा छोटा होता है। यह बड़ी तरंगदैर्घ्य जैसे लाल तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा छोटी तरंगदैर्घ्य जैसे नीले प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। इसलिए ऊंचे भवनों पर लगाए गए खतरे का निशान लाल रंग अधिक दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि सभी दूसरे रंगों को यह कम प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और इसका जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत कराती है? ठीक, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या धरातल से प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो ये भी इजीएस्ट है। कोई भी अगर कलर में हमें अंतर प्रतीत होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यूरी ताप को भी आप लोगों को जान लेना है अच्छे से। क्यूरी ताप पर ऑप्शन ए, लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है, ऑप्शन बी, अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय बन जाता है, ऑप्शन सी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है, या ऑप्शन डी, अनुचुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय बन जाता है। ठीक है, तो 85वां का सबसे पहला हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। और ये आपको याद भी रखना है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, ताप वृद्धि के साथ लौह चुंबकीय घटता है।
यदि हम लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें तब एक निश्चित ताप पर पदार्थ का लौह चुंबकीय गुण समाप्त होने लगता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। वह जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है उसी ताप को क्या कहेंगे? क्यूरी ताप कहते हैं। लौह क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको याद रखना है 770 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? क्यूरी ताप है। ठीक, आपको ये बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और बहुत मस्ट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप लोग पढ़ते रहिए। तेलों को पैलेडियम या निकिल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक, तो ऑप्शन ए संकलन अभिक्रिया, ऑप्शन बी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए संकलन अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आया है, और दरअसल क्या है, जो तेल होते हैं ना, जो हम लोग के यहाँ पहले डालडा वगैरह आता था, देसी घी, वनस्पति घी, तो वो इसी प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ठीक, उसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है उसे मतलब इंटर कराते हैं और बाद में वो घी बन जाता है। ठीक, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं आपको। ठीक, जैसे क्या है, इसमें क्या करेंगे, तेल रहेगा। ठीक है, तेल को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा देंगे। ठीक है, उत्प्रेरक क्या रहेगा यहाँ पे? पैलेडियम या तो रहेगा या तो निकिल रहेगा। ठीक, और काफ़ी उष्मा देंगे, उसके बाद ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट में, वसा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन है सिरका निम्न का विलयन है। ठीक, तो सिरका निम्न का विलयन है, तो ये भी एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने रखा भी गया है ये क्वेश्चन। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखें। सिरका है, जस्ट एक सेकेंड, तो सिरका है ऑप्शन ए एल्कोहल में 50 से 60% एस्टिक अम्ल का, एल्कोहल में 5 से 8% एस्टिक अम्ल का, एल्कोहल या जल में 5 से 8 एस्टिक अम्ल का, या जल में 50 से 60% एस्टिक अम्ल का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल में 5 से 8 एस्टिक अम्ल का। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जल में 5 से 8% एस्टिक अम्ल का विलयन सिरका कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा एस्टिक अम्ल नहीं रहता है, 5 से 8% रहता है, लेकिन सिरका भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक, काफ़ी खतरनाक होता है किडनी वगैरह के लिए, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक, अब आ गए हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, इनमें से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो ऑप्शन एकदम ईजी है, ग्रेफाइट जो है वो जो है अधातु होते हुए विद्युत की क्या है? सुचालक है। ठीक, अब ये क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन बता दें। विद्युत कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गैल्वनीकरण लोहे को संक्षारण से बचाता है। ठीक, निम्न में से लोहे पर किस धातु की एक महीन परत चढ़ाई जाती है जिससे लोहा पे मूर्छा वगैरह ना लगे? इसके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की महीन परत चढ़ाई जाती है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो खंभे वगैरह लगते हैं बहुत बड़े बड़े वोल्टेज के, उस पर ये सब आप लोग अच्छे से देखते होंगे, यही सब परत चढ़ाई रहती है, इससे वो थोड़ा चमकदार भी लगता है और जल्दी जंग नहीं लगता उस पर। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य है? कड़वे तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी खट्टे तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ऑप्शन सी खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ऑप्शन डी कड़वे तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते तथा ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को प्रैक्टिकली ये सब करना चाहिए। ये सब बहुत, अगर आप 12th पास किए हो या आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, अगर आप बीएड करने वाले हो तो ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिकली अगर नॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? जल में विलेयता बिल्कुल सही है,
ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च अवस्था तथा गलनांक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका एकदम गलत है। ठोस अवस्था में विद्युत चालकता ये गलत है। ठीक, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं ना कि मतलब अर्थिंग जहाँ रहती है बनी हुई गाँव वगैरह में अक्सर देखा जाता है, तो वहाँ लोग नमक का घोल डालते हैं, ना कि सूखा नमक वहाँ डालते हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों पर एक विद्युतरोधी पदार्थ की परत होती है जो समानांतर होता है। पीवीसी, एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है। और जो घर में खुला तार वगैरह आता है तो उस पर आप देखते होंगे एक ऊपर प्लास्टिक तरह की परत चढ़ी रहती है, तो वही है पीवीसी। ठीक, इसको क्या कहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी। ठीक है, यह एक संश्लेषित बहुलक प्लास्टिक होता है जो विद्युत का कुचालक होता है एवं विद्युत तारों के ऊपरी विद्युतरोधी पर चढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, तो इसका आप जो है नाम याद कर लीजिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन में एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाई जाती है। ठीक, ऑप्शन ए निकिल तथा क्रोमियम, ऑप्शन बी Cu तथा Cr मतलब कॉपर और क्रोमियम, ऑप्शन सी निकिल और कॉपर, ऑप्शन डी कॉपर और गोल्ड। ठीक, तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील जो बर्तन वगैरह यूज होते हैं उसमें निकिल और क्रोमियम का यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी घातक होता है। अगर आप लोग स्टील का उपयोग नहीं करेंगे तो उचित रहेगा आप लोग दूसरे बर्तनों का उपयोग कीजिए, जैसे तांबे वगैरह का, काफ़ी अच्छा होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। ठीक, तो स्टेनलेस स्टील जैसे लोहा, कार्बन, निकिल, क्रोमियम के सम्मिश्रण से बनी हुई धातु है। ठीक है, इसमें क्या रहता है? लोहा रहता है, कार्बन रहता है, निकिल और क्रोमियम रहता है। ठीक, 4 एलिमेंट से, तो निकिल क्रोमियम यहाँ ऑप्शन दिया है तो हम निकिल क्रोमियम को सही टिक करेंगे। ठीक, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसका उपयोग सोने को पिघलाने में किया जाता है? दरअसल जिसकी सोना वगैरह की शॉप वगैरह है वो इसे अच्छे तरह से बता सकते हैं और अच्छा रिएक्शन भी आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका पढ़ लेते हैं हम। सोने को पिघलाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एक एक्वा रेजिया। ठीक, सॉरी एक्वा रेजिया है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सोना होता है उसे पिघलाने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया होता है आपका, एक्वा रेजिया इसे अम्लराज भी कहा जाता है। ये क्या होता है? HCl और HNO3 का 3:1 में ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका हो गया आपका HCl। ठीक, और उसके बाद इसमें HNO3 का क्या होता है? 3:1 में ना, 3:1 में इसका क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, और यही मिश्रण क्या होता है? सोने को पिघलाने में उपयोग किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, फेफड़ों के ऊपर का आवरण होता है। तो फेफड़ा को साइंस भाषा में अगर देखा जाए तो फुसफुस ही कहते हैं। ठीक है, तो आ गया उसमें फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, आप लोग पढ़ेंगे, अगर पढ़ चुके होंगे, अगर 10 अच्छे से पढ़े होंगे तब पर भी ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। ठीक है, तो कोई भी बायोलॉजी में क्या होता है ना, कोई भी किसी के ऊपर परत चढ़ी रहती है तो उसके नाम के आधार पे उसका आवरण जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी पेरिकांड्रियम, ऑप्शन सी फुसफुस आवरण या फुसफुस कला, ऑप्शन डी पेरिटोनियम। ठीक, तो ऑप्शन सी हम बताए ना, फुसफुस इसे कहते हैं अक्सर, तो फुसफुस आवरण या प्लूरल कला। ठीक है, अब ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, धमनियाँ वे वाहिनियाँ होती हैं जो कि रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, कोशिकाओं में विभाजित होकर शिरा से जुड़ती है, रुधिर को एक संवहनी अंग से दूसरे संवहनी अंग तक ले जाती है, या ऑप्शन डी ऑक्सीकृत रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले आती हैं। इसीलिए धमनियों में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसे आम भाषा में शुद्ध रक्त कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसमें इस ब्लड में जो रहता है ऑक्सीजन रहता है और ये ऑक्सीजन हमारे सेल में जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक, तो इसीलिए रुधिर में क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की कौन सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? प्रधान कोशिकाओं से, पैराइटल कोशिकाओं से, या पेप्टिक कोशिकाओं से, या ग्लोबुलेट कोशिकाओं से? ठीक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पैराइटल कोशिकाओं से। ठीक, सोच सकते हैं आप लोग HCl जो है हमारे पेट में से ही स्रावित होता है, लेकिन हमारे पेट के मतलब आंत वगैरह को कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग समझिएगा ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? जल और CO2 का अपचयन, जल और CO2 का ऑक्सीकरण, CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण। ऑप्शन डी, CO2 का ऑक्सीकरण और जल का अपचयन। ठीक, तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो हम पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, या अपने मन में आप सोचेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा रेडॉक्स प्रक्रिया है जिसमें जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा CO2 के अपचयन से शर्करा का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, ऑक्सीजन जो है CO2 का अपचयन हो रहा है, ठीक है, और जल का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है, एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है। आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप लोग क्वेश्चन ईजीएस्ट लगेगा एकदम। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण। एक्सप्लेनेशन से आपको ही पता चल गया होगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरित पादपों में निमृत भोजन पत्तियां से अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचाता है? ठीक है, हरित पादपों में निमृत भोजन पत्तियों से अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचाता है? तो सीधे बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, जैसे जाइलम से जल को पहुंचाता है, फ्लोएम से खाना वगैरह को पहुंचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कार्टेक्स, ऑप्शन डी मज्जा। ठीक है, तो ये भी एकदम क्वेश्चन एकदम ईजीएस्ट है। तो ये किसके भोजन जो है पौधा किसके द्वारा इधर उधर स्थानांतरित करता है? फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम के द्वारा, जाइलम से जल हो गया, एकदम ईजीएस्ट, नाम से भी आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह विषाणु जनित रोग से संबंधित है? ए दाद एड्स, बी सामान्य जुकाम एड्स, सी पेचिस सामान्य जुकाम, डी मोतीझरा और तपोदिक। ठीक है, तो ईजीएस्ट क्वेश्चन ये भी है, जैसे दाद जो है वो ये है, जो दाद होता है वो कवक के द्वारा होता है, लेकिन एड्स वायरस के द्वारा होता है। ये एकदम गलत है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही है, क्योंकि जुकाम भी वायरस के द्वारा ही होता है, जैसे रहीनो वायरस, कोरोना वायरस। ठीक, और एड्स भी जो होता है HIV वायरस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेचिस जो है वो प्रोटोजोआ रोग है। मोतीझरा जो है वो जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है। ठीक है, अब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।